सेवाओं का मूल्य। पहली समस्या क्या है? जो अमौद्रीकृत वस्तुएं हैं या सेवाएं हैं, इनका मूल्य कैसे निकाला जाए। अमौद्रीकृत सेवाओं का मतलब है कि जैसे कोई टीचर, वो अपने घर में अपने बच्चों को भी तो आकर पढ़ाते हैं। बाहर वो टीचिंग भी करते हैं, लेकिन घर के बच्चों को, घर के और भी मेंबर्स को भी वो क्या करते हैं, टीच करते हैं, पढ़ाते हैं। या किसी भी तरह, जैसे कोई महिला है, वो बाहर दूसरों के घरों में खाना बनाना चाहती है, तो उससे उनको इनकम होता है, लेकिन वो अपने घर में भी तो खाना बनाती है, झाड़ू पोछा करती है, कपड़े धोती हैं। तो जब वो अपने घर में अपने लोगों को सेवाएं देते हैं, तब उस सेवा को हम राष्ट्रीय इनकम में शामिल नहीं करते। वो क्या है? अमौद्रीकृत है, उसका हम मूल्य नहीं निकाल सकते। और साथ ही अभी मैंने आपको बताया कि आप अपने घर के मकान में या कोई भी व्यक्ति जो सरकारी जॉब में है और सेवाएं दे रहा है, उसके काम का वहाँ पे मौद्रिक मूल्य है। लेकिन वही व्यक्ति अपने घर के मकान में अगर खुद के लिए फल और सब्जियों का उत्पादन करता है, तो क्या उसका भी मौद्रिक मूल्य होता है? नहीं। तो उन फल और सब्जियों का कोई मौद्रिक मूल्य नहीं होता, इसलिए आप उसको भी आप राष्ट्रीय इनकम में शामिल नहीं कर सकते। तो ये सीमाएं हैं कि आपको क्या शामिल नहीं करना है, कौन सी सेवाओं को और वस्तुओं का राष्ट्रीय इनकम में शामिल नहीं करेंगे। जो पर्सनली अपने घरों के अंदर लोग सेवाएं देते हैं, या पर्सनली अपने घरों के अंदर जो साग सब्जियां फल फूल उगाते हैं अपने लिए, उसको हम राष्ट्रीय इनकम में शामिल नहीं करते। तो क्या ये भोग करना पड़ेगा? समझ में आ गया? नेक्स्ट हेडिंग है राष्ट्रीय आय को मापने की अनेक विधियां। दूसरा जो सीमा है वो है राष्ट्रीय आय को मापने की अनेक विधियां। राष्ट्रीय आय को मापने की अनेक विधियां, इसमें आपने देखा अभी कि कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं। कौन कौन सी? उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि। उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। और आपने ये भी देखा कि तीनों विधियों को मापने में भी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, समस्याएं हैं। तो ये जो तीनों विधियां हैं, इससे अगर आप राष्ट्रीय आय को निकालते हैं तो क्या अंतर आएगा या नहीं? उत्पादन विधि से अगर निकालेंगे, आय विधि से निकालेंगे, व्यय विधि से निकालेंगे, तो क्या तीनों विधियों से समान आएगा? नहीं आएगा। तीनों से क्या होता है? असमान इनकम निकल करके आता है, जिससे ये समझ नहीं आता कि कौन से विधि का उपयोग करके हम एग्जैक्ट राष्ट्रीय आय को निकालें, या कौन सी विधि ज्यादा हमारे लिए कारगर होगी राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए। तो इसलिए तीनों विधियों का उपयोग किया जाता है अलग अलग तरह से, और ये तीनों विधियां कहीं ना कहीं समस्याएं भी क्रिएट करती हैं, और इसलिए हम सही तरीके से राष्ट्रीय इनकम को नहीं निकाल पाते हैं। बहुत सारी चीजें हमारे हाथों से या तो अछूती रह जाती हैं, या तो फिर उनकी दोहरी गणना हो जाती है। नेक्स्ट हेडिंग राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़ों का अभाव। राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़ों का अभाव। राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़ों का अभाव। आपने देखा होगा बहुत सारे जो है घरों में छोटे मोटे उद्योग होते हैं, या हथकरघा उद्योग होते हैं, या छोटे मोटे लोग काम करके भी इनकम गेन कर लेते हैं। जैसे महिलाएं हैं, घरों में स्वेटर बुन करके उसको बेच करके इनकम कर लेती हैं, या छोटी मोटी जो तस्तरी वगैरह होती है उसको बना करके, मिट्टी के बर्तन बना करके, लकड़ियों के बर्तन बना करके, या कपड़े का कोई हैंडक्राफ्ट बना करके, या ऊन का कुछ बना करके, इस तरह के जो छोटे छोटे काम करके लोग इनकम कर लेते हैं, वो सब भी हम नहीं काउंट कर पाते, वो सब काउंट से छूट जाती है। तो बहुत सारे छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं, छोटे छोटे जो लोग काम करते हैं, इनसे जो इनकम होता है उसको भी हम राष्ट्रीय आय में गणना नहीं कर पाते हैं, ये भी छूट जाती है। नेक्स्ट रीडिंग कीजिएगा दोहरी गणना एवं मध्यवर्ती वस्तुओं की मूल्य संबंधी समस्या। दोहरी गणना एवं मध्यवर्ती वस्तुओं की, दोहरी गणना एवं मध्यवर्ती वस्तुओं की मूल्य संबंधी समस्या। दोहरी गणना एवं मध्यवर्ती वस्तुओं की मूल्य संबंधी समस्या। जैसे अभी हम लोगों ने बात किया कि दोहरी गणना करने से हमें बचना होता है, या दोहरी गणना करने से जो मूल्य का समस्या होता है उसमें भी दिक्कत होगी। बहुत सारी वस्तुओं का, जैसे पुरानी वस्तुओं का आप दोबारा से अपनी इनकम में शामिल नहीं करेंगे, राष्ट्रीय इनकम में शामिल नहीं करेंगे, या किसी भी
स्टॉक के मूल्यांकन की समस्या। जैसे आप सभी को पता है कि जो वस्तुएं बनती हैं, हर साल बहुत सारी वस्तुओं और सेवाओं का सृजन किया जाता है और एक वित्तीय वर्ष में जो भी वस्तुएं बन गई, उत्पादित हो गई, उनके अंतिम मौद्रिक मूल्य को ही हम राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। लेकिन जो वस्तुएं बनी एक वित्तीय वर्ष में, जरूरी नहीं है कि उसी वित्तीय वर्ष में उनकी बिक्री हो जाए और वो दुकानों से या फैक्ट्रियों से खत्म हो जाए, उनका स्टॉक भी बच जाता है। अब वो जो बचा हुआ स्टॉक है, फिर वो अगले साल उसी वस्तु को उत्पादित करेंगे, यानी कि पुरानी स्टॉक और नए स्टॉक में विभेद करना भी एक समस्या है। कभी कभी जो पुराना स्टॉक होता है उसको भी राष्ट्रीय इनकम में शामिल कर लिया जाता है कि इस वर्ष भी इतने सारे वस्तुओं का उत्पादन हुआ है, यानी कि पुरानी और नई वस्तुओं को अलग करना या उनकी दोहरी करने से भी बचने में समस्या होती है। इस पुराने स्टॉक को भी हम राष्ट्रीय इनकम में यानी कि नए वित्तीय वर्ष में काउंट कर लेते हैं, जो कि एक तरीके से गलत है, क्योंकि वो पहले भी एक बार काउंट हुआ है और आप दोबारा फिर से को काउंट कर रहे हैं, ये भी समस्या है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट, मूल्यह्रास के मूल्यांकन की समस्या। मूल्यह्रास के मूल्यांकन की समस्या। मूल्यह्रास के मूल्यांकन की समस्या। देखिए, मूल्यह्रास के मूल्यांकन की क्या समस्या। अभी मैंने आपको बताया कि जब हम किसी वस्तु और सेवा का उत्पादन करते हैं तो बहुत सारी वस्तुओं का हम वहाँ पे यूज करते हैं जिसके मूल्य में ह्रास आता है, लेकिन कौन से वस्तु के मूल्य में कितना ह्रास आ रहा है और हमें कितने ह्रास को घटाना है, ये भी एक समस्या है। तो मूल्य ह्रास को हमने तो आसानी से घटा दिया, लेकिन हर वस्तु के मूल्य में एक बराबर ह्रास तो आता नहीं है, किसी का थोड़ा कम आता है, किसी कुछ वस्तुएं ऐसी होती है एक बार खरीदने के बाद दोबारा कोई उसको नहीं लेता, कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनको बार बार खरीदा बेचा जाता है और वो काफी समय तक बिकती रहती हैं। तो जैसे आपका पेन है, एक बार आपने खरीद लिया, क्या दोबारा कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। लेकिन आपकी बाइक है, आपने एक बार ले लिया, उसको आप बार बार बेच सकते हैं या उसको कई बार बेचा और खरीदा जाता है। तो कोई भी वस्तु उसके मूल्य में कितना ह्रास आ रहा है, ये कैसे पता चले, इसको किस आधार पे निकाला जाए, तब आपका शुद्ध राष्ट्रीय इनकम आए, ये भी क्या है, एक बड़ी समस्या है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि पुट की सहायता से बताइए कि राष्ट्रीय इनकम को निकालने में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं या कौन कौन सी सीमाएं हैं जो राष्ट्रीय इनकम को निकालने में प्रभावित करती हैं, तो ये सारे पॉइंट याद रखेंगे। या आप लोगों को अगर मिलते हैं, आप लोगों को अगर ये मिलते हैं ऑप्शन में, तो अब कोई दिक्कत नहीं होगा सॉल्व करने में, कर लेंगे। समझ में आया कि कौन कौन सी सीमाएं हैं जो राष्ट्रीय इनकम को गणना करने में प्रभावित करती हैं। किसी को कोई समस्या, अगर समस्या हो तो बेझिझक पूछ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम, हेडिंग कीजिएगा हरित सकल घरेलू उत्पाद ग्रीन जीडीपी। हरित सकल घरेलू उत्पाद ग्रीन जीडीपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ चुका है। हरित सकल घरेलू उत्पाद क्या है? ग्रीन जीडीपी। क्या बता सकते हैं ग्रीन जीडीपी किसे कहेंगे या हरा सकल घरेलू उत्पाद क्या है? पिछले साल नहीं पढ़ा था सतीश, मनीष, आप लोगों ने पिछले साल नहीं पढ़ा था या याद नहीं है या पढ़े नहीं थे आप लोग, क्लास नहीं लिया था? नहीं, कोई बात नहीं। ग्रीन जीडीपी मतलब होता है, हाँ हाँ वेरी गुड, हाँ सही है। यानी कि जब भी हम किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन करते हैं, उस उत्पादन की प्रोसेस में हम पर्यावरण को भी क्या करते हैं, नुकसान करते हैं। जैसे मान लीजिए ईंट भट्ठा आपने लगाया ईंट उत्पादन करने के लिए, तो आप देखिए ना बहुत ज्यादा धुआं निकलता है, जिससे वायुमंडल में प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण या मिट्टी में प्रदूषण, जल में प्रदूषण, किसी भी तरह का अगर आप प्रदूषण करें, पर्यावरण में नुकसान पहुंचा रहे हैं किसी भी वस्तु या सेवा के उत्पादन में, तो आप क्या कर रहे हैं, पर्यावरण को हानि पहुंचा रहे हैं। और फिर आप इस प्रोसेस से जो उत्पादन कर रहे हैं वस्तु और
और माइनस करने का मतलब ये है, अभी आगे आपको मतलब पढ़ाएंगे, कारपोरेट टैक्स एक मतलब एक टैक्स लगता है जो जितने भी फैक्ट्री और उद्योग हैं जो भी उत्पादन करते हैं उनको अपने टोटल उत्पादन का 2% हर साल सरकार को देना होता है पर्यावरण को जो क्षति पहुंचाते हैं उसको सही करने के लिए, ठीक ना। तो ये भी आगे पढ़ाएंगे, आईएएस में यहाँ से क्वेश्चन आया भी है। तो आप अगर किसी वस्तु और सेवा का उत्पादन कर रहे हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो आपके द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवाओं में से आप उस पर्यावरण को पहुंचाए हुए नुकसान को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तब जाके आपका क्या आएगा, ग्रीन जीडीपी आएगा। बात समझ में आ गया, नोट करवाना पड़ेगा, 2 लाइन लिख लीजिए, नहीं तो आप फिर नोट कीजिएगा। ग्रीन जीडीपी की गणना में सकल घरेलू उत्पाद में से ग्रीन जीडीपी की गणना ग्रीन जीडीपी की गणना में सकल घरेलू उत्पाद में से ग्रीन जीडीपी की गणना में सकल घरेलू उत्पाद में से उसी वित्तीय वर्ष में हुए पर्यावरणीय उसी वित्तीय वर्ष में हुए पर्यावरणीय उसी वित्तीय वर्ष में हुए पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकी नुकसान पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकी नुकसान को घटाकर किया जाता है बात समझ में आया। यानी कि जीडीपी में से माइनस पर्यावरण को पहुंचाई गई क्षति बराबर ग्रीन जीडीपी। कोई दिक्कत समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट हेडिंग, प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम। प्रति व्यक्ति आय जिसको पर कैपिटा इनकम कहते हैं इंग्लिश में। बताएं प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं? नेशनल इनकम जितना हुई रहती है बटे उस देश की कुल जनसंख्या। बिल्कुल, प्रति व्यक्ति औसत आय निकालने के लिए हम क्या करते हैं? उस वित्तीय वर्ष की जो टोटल आय है इनकम है उसमें हम उस वित्तीय वर्ष के टोटल जनसंख्या से भाग दे देते हैं। यानी कि टोटल जो राष्ट्रीय आय है उस वित्तीय वर्ष का उस राष्ट्रीय आय में उस वित्तीय वर्ष के टोटल जनसंख्या से हम भाग दे देंगे, फिर जो आएगा वही क्या हो जाएगा, आपका प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। तो ये नोट कर लीजिएगा 2 लाइन कि कैसे निकालते हैं। किसी देश में प्रति व्यक्ति अर्जित की जाने वाली किसी देश में प्रति व्यक्ति अर्जित की जाने वाली औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति अर्जित की जाने वाली औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात करने के लिए उसी वित्तीय वर्ष की राष्ट्रीय आय को उसी वित्तीय वर्ष की राष्ट्रीय आय को उसी वर्ष की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। उसी वित्तीय वर्ष के कुल आय को उसी वर्ष की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। बात समझ में आया? यानी कि किसी
जो है वित्तीय वर्ष में जो नागरिक होते हैं उनके द्वारा जो औसत अर्जित आय होता है वही प्रति व्यक्ति आय होता है। और उस वित्तीय वर्ष के टोटल राष्ट्रीय इनकम में जब हम टोटल जनसंख्या से भाग दे देते हैं फिर जो निकल के आता है वो आपका क्या होगा, राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट हेडिंग कीजिएगा धारणीय विकास। धारणीय विकास इसे और क्या कहते हैं, सस्टेनेबल, टिकाऊ विकास, और क्या कहते हैं, सतत विकास। वेरी गुड, इसी को सतत विकास कहते हैं। और इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो धारणीय विकास, सतत विकास या टिकाऊ विकास या धारणीय विकास, ये काफी चर्चाओं में रहता है। ये शब्दावली बहुत इंपॉर्टेंट है। बता सकते हैं किसे कहते हैं सतत विकास, कोई बताएगा? मनीष क्या बोल रहे हैं, याद है? विकास की मैंने ये ऐसी अवधारणा है जिसमें मतलब अपने जो आने वाली जो मतलब आगे की पीढ़ियाँ हैं उसको देखते हुए विकास किया जाता है कि संसाधनों का उपयोग उनके लिए भी मतलब बचा रहे। हाँ बिल्कुल सही है। क्या कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा इसे? हाँ बताएं। अच्छी बात है। आप कुछ जानते हो बेटी सतत विकास के बारे में? विकास की ऐसी अवधारणा है जिसमें संसाधन का इस तरह से प्रयोग किया जाए कि मतलब वर्तमान आने वाली पीढ़ी के साथ साथ पीढ़ी भावी में पीढ़ी हानि भी इसका लाभ उठा पहुंचे, उसका प्रयोग किया जाए, उससे सतत विकास सकती है। वेरी गुड। हाँ और कौन बता रहा था? वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी भी इसका प्रयोग कर सकती है। हाँ एकदम सही, सबका उत्तर सही है और बहुत अच्छी बात है। बोलने का प्रयास करें और कैसे बोल्ड आवाज से आसपास के लोगों को भी सुनाई दे, पता तो चले कि कोई बोल रहा है। एकदम सभी का उत्तर सही है, तरीका कोई भी हो उत्तर सबका सही है। यानी कि आने वाली पीढ़ी, भावी पीढ़ी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान के संसाधनों का ऐसा प्रयोग कि उनके लिए भी वो संसाधन बचे रहें। और ऐसे विकास को हम क्या कहते हैं, धारणीय विकास या सतत विकास। और जब हम इस चीज का ख्याल रख के विकास करेंगे तो विकास क्या रहेगा, हमेशा बना रहेगा, सतत बना रहेगा। इसी को कहते हैं सतत विकास या धारणीय विकास। ये जो मैंने आपको पहले बताया था ना कि जो हमारी सरकार है वो हमारी असीमित जरूरतों को पूरा करने के लिए सीमित और बहुमूल्य संसाधनों का उपयोग करके जो भी कार्य करती है वही हम क्या करते हैं, पढ़ते इकोनॉमिक्स। वैसे ही धारणीय विकास का मतलब है कि क्योंकि हमारी जरूरतें कैसी हैं, अनलिमिटेड है, असीमित है। गांधी जी का एक स्टेटमेंट है एनसीईआरटी में कि प्रकृति में हमारी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता है लेकिन हमारी लालच को पूरा करने की क्षमता हमारे नेचर में नहीं है। इसलिए आप अपनी जरूरतों को आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रख के करें, तब जाकर के ये विकास चलता रहेगा, वरना क्या होगा, विकास रुक जाएगा, समाप्त हो जाएगा। हाँ मानो कैसा है, लालच, और इसके लालच का कोई सीमा नहीं है, अंत नहीं है। बिल्कुल सही है। तो ये है आपका सतत विकास। बात समझ में आया कि सतत विकास क्या है? क्वेश्चन में ही उत्तर है, ऐसा विकास जो हमेशा चलता रहे। और वो हमेशा कब चलेगा, जब भविष्य को ध्यान में रख के वो काम किया जाएगा, तभी वो विकास आगे हमेशा चलता रहेगा। उसी को धारणीय, उसी को टिकाऊ, उसी को सतत या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो विकास 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है मतलब विकास क्या कहेंगे, एक तो होता है समृद्धि, एक होता है विकास और एक होता है सतत विकास। आज हम तीनों बात पढ़ेंगे, समृद्धि भी पढ़ेंगे, विकास भी पढ़ेंगे और सतत विकास भी पढ़ेंगे। इन तीनों में सबसे बेहतर कौन? सतत विकास सबसे अच्छा, टिकाऊ विकास, धारणीय विकास या सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि ये हमेशा चलने वाला प्रोसेस है। शुरुआत में हम किस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, यानी कि हर देश, हर कंट्री, हर व्यक्ति शुरू में किस चीज़ पे ध्यान दे रहा था? विकास पे या समृद्धि पर या सतत विकास पर? देखिए पहले ज़्यादातर जो लोग हैं या जो कंट्रीज हैं वो ध्यान दे रही थी समृद्धि। समृद्धि को इंग्लिश में कहते हैं ग्रोथ, और विकास को कहते हैं डेवलपमेंट, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो आपको पता ही चल गया। यानी कि पहले ग्रोथ की तरफ
लोग भाग रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे गेन करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी गेन करना और अमीर हो जाना। ज़्यादातर पहले के आप देखेंगे ऐसे ही लोग होते थे, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करते थे, प्रॉपर्टी गेन करना चाहते थे या अमीर होना चाहते थे। वो ज़्यादातर किस पे ध्यान दे रहे थे, ग्रोथ पे ध्यान दे रहे थे, समृद्धि पे, कि हमारे घर में समृद्धि होनी चाहिए। लेकिन अभी वर्तमान के लोग क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं। तो ग्रोथ का मतलब ये है कि आपके घर में ज़्यादा से ज़्यादा धन आए, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा लैंड हो और भी बहुत सारे प्रॉपर्टी हो, जिससे पता चले कि आप बहुत अमीर हैं। तो ये हो गया आपकी समृद्धि। जैसे मान लीजिए आपके पास 4 व्हीलर है, आप महंगे कपड़े पहनते हैं, आपके खाने का स्टैंडर्ड अच्छा है, सब कुछ बहुत ही वेल अपडेट है, इसका मतलब आपके घर में समृद्धि है। लेकिन आप अच्छे से एजुकेशन आपका नहीं हुआ, आप अच्छे से पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके दिमाग का विकास नहीं हुआ, आप सामाजिक इंसान नहीं है, आप अभी भी पुरानी सोच को लेकर चलते हैं, आप अभी भी उन्हीं रूढ़ियों से जकड़े हुए हैं और आप अभी भी महिलाओं को लेकर के या और अन्य वर्गों को लेकर के आपकी सोच अच्छी नहीं, तो क्या आपका विकास हुआ था? नहीं। क्या हुआ? सिर्फ ग्रोथ हुआ, विकास नहीं हुआ। तो पहले तो लोग ग्रोथ के पीछे भागते थे, उसके बाद फिर लोग विकास के पीछे भागने लगे। लेकिन वर्तमान में ज़रूरत किसकी पड़ गई? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, सतत विकास की। तो ग्रोथ क्या है समझ में आया? या सतत विकास? सतत विकास में 2 लाइन लिख लीजिएगा। वैसे तो कई बच्चों को पता है, लेकिन जिन्हें नहीं पता वो भी जान जाएं। सतत विकास, धारणीय विकास से अभिप्राय, धारणीय विकास से अभिप्राय धारणीय विकास से अभिप्राय विकास की उस प्रक्रिया से है जो, विकास की उस प्रक्रिया से है जो भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूर्ण करने की, जो भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूर्ण करने की योग्यता को बिना कोई हानि पहुंचाए, पूर्ण करने की योग्यता को बिना कोई हानि पहुंचाए, बिना कोई हानि पहुंचाए वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूर्ण करती है, वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूर्ण करती है। पूर्ण करती है। धारणीय विकास में संसाधनों का सर्वोत्तम व, धारणीय विकास में संसाधनों का सर्वोत्तम व न्यायोचित, धारणीय विकास में संसाधनों का सर्वोत्तम व न्यायोचित, संसाधनों का सर्वोत्तम व न्यायोचित उपयोग इस प्रकार होना चाहिए, उपयोग इस प्रकार होना चाहिए जिससे आर्थिक समृद्धि की गति, जिससे आर्थिक समृद्धि की गति निरंतर बनी रहे, जिससे आर्थिक समृद्धि की गति निरंतर बनी रहे, आर्थिक समृद्धि की गति निरंतर बनी रहे एवं भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति, एवं भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित रहे, एवं भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित रहे। सुनिश्चित रहे। इसमें पर्यावरणीय संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन, इसमें पर्यावरणीय संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसमें पर्यावरणीय संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अभी आप लोगों ने कल देखा था कि किसी भी देश की राष्ट्रीय इनकम को कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्रभावित करती हैं।
तो आप सभी को पता है कि किसी भी देश का आर्थिक ग्रोथ कब वो अच्छा होगा, जब वहाँ पे पर्यावरणीय परिवर्तन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, जलवायु परिवर्तन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, तब उस देश में समृद्धि आएगी। आप ही बताइए, पर्यावरण आप लोगों ने पढ़ा होगा, इन्वायरमेंट पढ़ चुके हैं, इन्वायरमेंट पढ़ चुके हैं ना? पर्यावरण नहीं पढ़ा आप लोगों ने इस साल, पढ़ा ना? तो ग्लोबल वार्मिंग चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग अभी नहीं पढ़ा, ठीक है। अच्छा चलिए, कोई नहीं, हम मोटा मोटा बता दे रहे हैं कि अगर जलवायु परिवर्तन होता है तो क्या होता है और इससे हमारे अर्थव्यवस्था में क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है? आप सभी को पता होगा, हमारे यहाँ इन्वायरमेंट में बहुत सारी गैसें हैं, उसमें से कुछ गैसें ऐसी हैं जिन्हें हरित गृह प्रभाव वाली गैसें कहा जाता है, जो गर्मी उत्पन्न करती है, जिसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड है और मीथेन है, CFC तो बेटे ओजोन परत को हानि पहुंचाता है, वो आपके ग्लोबल वार्मिंग के लिए नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, आपका इसके अलावा मीथेन है, ओजोन भी है, इस तरह की बहुत सारी और भी गैसें हैं जो क्या करती हैं? गर्मी उत्पन्न करती हैं धरती पर, और इन गैसों का लगातार मात्रा बढ़ रहा है। बढ़ने से धरती की जो गर्मी है वो भी बढ़ रही है, और इस गर्मी बढ़ने की वजह से हमारे यहाँ जो जलवायु है उसमें परिवर्तन आ रहा है। तो अगर गर्मी बढ़ेगी तो सबसे पहली समस्या क्या होगी? जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं पिघल जाएंगे, जिससे समुद्रों का जल स्तर बढ़ेगा, जिससे तटीय जो शहर है, जो देश है, जो लैंड है वो डूब जाएगा, जिससे लैंड की क्राइसिस आएंगी। और अगर ग्लोबल वार्मिंग होगा तो फिर कहीं पे बारिश ज़्यादा, कहीं पे बारिश कम। जहाँ बारिश ज़्यादा हो रहा है वहाँ और ज़्यादा होने लगेगा, और जहाँ पे नहीं हो रहा वहाँ पे और कम हो जाएगा, और वहाँ पे मरुस्थल हो जाएगा। कहीं पे बाढ़ आएगा और कहीं पर मरुस्थल हो जाएगा। फसलों का उत्पादन भी प्रभावित होगा। कहीं अगर ज़्यादा बारिश होता है तब भी आप जानते हैं फसल उत्पादन अच्छा नहीं होता, और अगर बारिश नहीं होता तब भी फसल उत्पादन अच्छा नहीं होता। तो दोनों स्थितियों में इकोनॉमी के ऊपर क्या आएगा? निगेटिव इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन ही तो हम लेते हैं इकोनॉमी में। तो इसीलिए धारणीय विकास पे जोर दिया जाता है, ताकि ग्लोबल वार्मिंग ना हो, और ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा तो जलवायु परिवर्तन नहीं होगा, जलवायु परिवर्तन नहीं होगा तो प्राकृतिक आपदाएं नहीं आएंगी, और प्राकृतिक आपदाएं नहीं आएंगी तो वस्तुओं और सेवाओं का अच्छे से सृजन हो पाएगा। जैसे आपने देखा हाल ही में अच्छा एग्जाम्पल आप लोग के सामने कोविड, अभी आपका कोविड का जब दौर आया तो इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं ठप पड़ गई थी, और ये कहीं ना कहीं मनुष्यों के लापरवाही की वजह से आया ना, मनुष्यों के ही बहुत ज़्यादा नेचर के साथ छेड़छाड़ करने की वजह से समस्या हुई। अगर हम पहले की तरह पर्यावरण को सुरक्षित रखते, संरक्षित रखते, तो क्या इतनी बड़ी समस्या हमको झेलनी पड़ती? नहीं। और अभी भी अगर हम नहीं संभले तो इससे भी बड़ी बड़ी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए आपका जियोग्राफी हो, या आपका पॉलिटी हो, या आपका इकोनॉमी हो, या कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको ग्लोबल वार्मिंग या पर्यावरण प्रभावित करता है। ऐसा नहीं है कि आप इसको सिर्फ इन्वायरमेंट में ही पढ़ेंगे, उसका प्रभाव आपके इकोनॉमी पर भी आएगा, उसका प्रभाव आपके राजनीति पर भी आएगा। राजनीति में आप क्या पढ़ते हैं? संचित निधि और इस तरह के निधि के द्वारा सरकार काम करती है। अगर बार बार इस तरह की समस्याएं होंगी तो सरकार की निधि क्या हो जाएगी? ऐसी समस्याओं से निपटने में लग जाएगी। तो क्या वो और बढ़िया काम कर पाएंगे? क्या वो राजनीतिक रूप से स्ट्रांग होंगे? क्या उस देश की राजनीति, उस देश की रेपुटेशन बढ़िया होगा? नहीं, वो तो आपदाग्रस्त देश हो जाएगा। सारा पैसा तो हम आपदाओं से निकलने में लगा देंगे। सेम इकोनॉमी में भी ये इफेक्ट आएगा। आपका जो विकास है, जो ग्रोथ है, वो रुक जाएगा, प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगा, राष्ट्रीय इनकम कम हो जाएगा, तो समस्याएं आएंगी। और जियोग्राफी में तो आप जानते ही हैं कि पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचता है। अगर कहीं बाढ़ आती है तो वहाँ भी जैव विविधता प्रभावित होता है, कहीं पे सूखा होगा तो वहाँ भी जैव विविधता प्रभावित होगा, कहीं भूकंप आएगा वहाँ भी, ज्वालामुखी उद्गार होगा तो भी, सुनामी आएगा तो भी। यानी कि जो पर्यावरण है वो आपके हर सब्जेक्ट को प्रभावित कर रहा है, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे आपकी राजनीति हो, चाहे आपकी जियोग्राफी हो, या कोई अन्य। करंट में भी आप ये क्वेश्चन बन ही जाता है। तो धारणीय विकास से सबसे ज़्यादा मतलब होता है पर्यावरण को संरक्षण, ग्लोबल वार्मिंग से बचना, ताकि अपनी अर्थव्यवस्था को हम और आगे ले जा सकें। बात समझ में आ गया? मेन यहाँ पे टारगेट क्या है
जो हमें नेचर ने दिया है उसको बचाना। जैसे नेचर ने आपको क्या दिया है? हवा दिया है ना। अगर आप हवा को नहीं संरक्षित रखेंगे, नहीं बचाएंगे, बचाने का मतलब है कि इसकी गुणवत्ता को मेंटेन रखना। हवा तो नहीं खत्म होगा, वो तो चलता रहेगा। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा, 3 प्रकार की हवाएं होती हैं, एक अस्थायी होती है, एक स्थानीय होती है, एक समसामयिक होती है। तो ये तो हमेशा चलती रहेंगी, ये नहीं रुकने वाली। लेकिन इनकी जो गुणवत्ता है वो प्रभावित हो रही है ना हमारे क्रियाकलापों से। सांस लेने योग्य नहीं रह जा रहे हैं। आप देख रहे हैं दिल्ली जैसे शहरों में या अन्य जो बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ पे धुंध बना रहता, कोहरा बना रहता, सांस लेने में दिक्कत होती है, तरह तरह की बीमारियाँ होती हैं, आँखों में जलन, स्किन संबंधी समस्या, आपको हार्ट संबंधी समस्या, आपको सांस संबंधी समस्या उत्पन्न होती है। वो पर्यावरण में आप लोगों ने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे अभी फिलहाल। तो अगर आप वायु का संरक्षण करने का मतलब है कि ऐसी चीज़ों का उत्पादन कम नहीं करेंगे या कंट्रोल नहीं करेंगे जिससे हवा में पोल्यूशन होता है, तो क्या ये दिक्कत नहीं करेगा? आने वाली पीढ़ियों को फिर सांस लेने में समस्या होगी ना, उनको फिर उतना पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। और आप सभी को पता है ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन हमारे जितने भी सेल्स होते हैं उनको एक्टिव रखता है। अगर आपको ऑक्सीजन की कमी होगी तो आपका शरीर सुस्त हो जाएगा, आपका दिमाग उतना अच्छा काम नहीं करेगा, समय से पहले बूढ़े होने लगेंगे, आप सोचने समझने और याद करने की क्षमता घट जाएगी और बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। तो इसलिए हवा को संरक्षित रखना है, सिर्फ अपने लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए, कि वो भी शुद्ध हवा में, खुली हवा में, ऑक्सीजन युक्त हवा में सांस ले सके। साथ ही मिट्टी है, मिट्टी तो खत्म नहीं होगी, उसका गुणवत्ता ही प्रभावित होता है। मिट्टी कभी ऊसर, कभी बंजर, कभी अलग अलग रूप में आपको देखने को मिलेगी, वो खत्म नहीं होगी। लेकिन क्या खत्म हो जाएगी? उसकी गुणवत्ता, उसमें से फसल उत्पादन नहीं हो पाएगा, या जो उत्पादन होगा वो खाने योग्य नहीं रह जाएगा, क्योंकि आप इतना ज़्यादा उसके मिट्टी के अंदर पोल्यूशन और जहर डाल चुके होंगे कि आप उसे खा नहीं सकते और आने वाली पीढ़ी भी उसे खा नहीं पाएगी। जैसे पुराने हमारे जो पूर्वज हैं, उन्हीं के खामियाजे को भुगत रहे हैं हम। हवा में इतना जो पोल्यूशन है, या जो खाने पीने की चीज़ें आज शुद्ध नहीं है, या खाने पीने की चीज़ों में कोई टेस्ट नहीं है, वो मिठास नहीं है, वो टेस्ट नहीं है जो पहले हुआ करता था। तो अगर हम भी ऐसे करते रहे तो आने वाली पीढ़ियों को, जो आज हम टेस्ट थोड़ा बहुत फील कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों को क्या वो टेस्ट नसीब होगा? वो भी नसीब नहीं होगा, और वो उनको उतना भी समझ में नहीं आएगा कि वो क्या खा रहे हैं। जी तो हाँ बेटी, खाते रहेंगे तो हाँ हर चीज़ घट रहा। देखिए आयु घट गई लोगों की, आयु घट गई, शारीरिक क्षमता घट गई लोगों की, अब उतनी क्षमता नहीं रही। और अभी आप देख रहे हैं ना, बीमारियां कितनी होने लगी, छोटे से लेकर के आप पूरी उम्र दवाई से चलते हैं। पहले लोगों को दवाई वगैरह की जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन अभी बच्चे, छोटे से बच्चे, शिशु को लेकर के वृद्धावस्था तक आपको दवाई से ही चलना पड़ रहा है। और वो समय ज़्यादा दूर नहीं है जब आयु सीमा और घट जाएगी, और जब बीमारियों से लड़ने की क्षमता बिल्कुल नहीं रहेगी, और शायद ऐसा भी समय आए कि जब सिलेंडर लेके चलना पड़े, या ऐसा भी समय आए जब खाने में कोई टेस्ट नहीं रहेगा, सिर्फ पेट भरने के लिए खाएंगे। तो हवा की गुणवत्ता, मिट्टी की गुणवत्ता, वायु की गुणवत्ता, जल की गुणवत्ता, आप सभी को पता है ना। मीठे पानी की जो सोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड है। आप 97% से ज़्यादा, लगभग 98% आपके खारे पानी के सोर्सेज हैं। 2% के आसपास आपके पास मीठे पानी के सोर्सेज हैं, जिसमें से ग्लेशियर ज़्यादा है। उसके बाद बहुत कम मात्रा में नदियों में पानी है, झीलों में पानी है, और धरती के अंदर पानी है, कुछ इन्वायरमेंट में पानी है। बाकी सब क्या है? खारा पानी, जिसको मीठे पानी में कन्वर्ट करने की जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी महंगी है, या वो हर किसी के पास नहीं है। तो अगर आप इस मीठे पानी का संरक्षण नहीं करेंगे, उसकी गुणवत्ता का, उसकी क्वालिटी का, उसकी मतलब क्वांटिटी का, तो फिर समस्या होगा कि नहीं? आपके लिए तो होगा, आने वाली पीढ़ियों के लिए सोचिए कितनी ज़्यादा समस्या होगा। तो इन सब पे जो पर्यावरणीय चीज़ें हैं, इन पर ध्यान देना, इनकी गुणवत्ता को बनाए रखना, इनकी क्वालिटी क्वांटिटी दोनों को बनाए रखना ही मेन उद्देश्य है किसका? धारणीय विकास का। बात समझ में आ गया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग लीजिएगा, आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि इकोनॉमिक ग्रोथ। आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ बता सकते हैं? आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक समृद्धि क्या है?
आर्थिक समृद्धि में क्या लेंगे, इकोनॉमिक भाषा में बताएं। आर्थिक समृद्धि में हम किसे लेते हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है। आर्थिक विकास में क्या आता है, आर्थिक समृद्धि में क्या आता है? आर्थिक समृद्धि में वही जीडीपी दर में वृद्धि हो। हाँ, वेरी गुड। और मैम इसमें नेशनल इनकम, प्रति व्यक्ति आय, इन सब को हम किस में लेते हैं, आर्थिक समृद्धि में लेते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, नोट कर लीजिएगा 2 लाइन। समग्र चरों जैसे राष्ट्रीय आय, समग्र चरों जैसे राष्ट्रीय आय, कमा सकल घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन, जिन्हें मापा जा सकता है, में परिवर्तन जिन्हें मापा जा सकता है, मापा जा सकता है, ऐसे परिवर्तनों को आर्थिक समृद्धि कहते हैं। ऐसे परिवर्तनों को आर्थिक समृद्धि कहते हैं। पर कैपिटा इनकम को हम माप सकते हैं या नहीं, कर सकते हैं ना। जब हम टोटल जनसंख्या से टोटल इनकम में भाग देंगे तो अपने आप निकल के आ जाएगा आपका पर कैपिटा इनकम। और आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को माप सकते कि नहीं, निकालते हैं ना, उसको भी मापते हैं। उसी के आधार पर तो आप निकालते हैं कि आपका सकल घरेलू उत्पाद कितना है इस वित्तीय वर्ष में, और नेशनल इनकम को भी आप निकाल लेते हैं, यानी कि आप इसे माप सकते हैं। प्रति व्यक्ति आय हो, सकल घरेलू उत्पाद हो या राष्ट्रीय आय हो, आप इसे माप सकते हैं। जिसे आप माप सके वो क्या हो गया, ग्रोथ हो गया, समृद्धि हो गई। नेक्स्ट रीडिंग कीजिएगा, या इसी में और थोड़ा सा लिख लीजिएगा। आर्थिक समृद्धि को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है, आर्थिक समृद्धि को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है, आर्थिक समृद्धि को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें किसी देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय, जिसमें किसी देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय, किसी देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वास्तविक राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वास्तविक वृद्धि के रूप में की जाती है, वास्तविक वृद्धि के रूप में की जाती है। नेक्स्ट रीडिंग, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन परिवर्तनों के साथ जब हम अर्थव्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तनों, इन परिवर्तनों के साथ, इन मतलब जो आपने ग्रोथ में देखा, इन परिवर्तनों के साथ जब हम अर्थव्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तनों व जब हम अर्थव्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तनों व मानवीय सरोकारों, अर्थव्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तनों व मानवीय सरोकारों जैसे कारकों को भी सम्मिलित कर लेते हैं, जैसे कारकों को भी सम्मिलित कर लेते हैं, तो इसे हम आर्थिक विकास कहते हैं।
आर्थिक विकास कहते हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, बताएं आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास, यानी कि आर्थिक समृद्धि है तो आर्थिक विकास आएगा, ये जरूरी है, या आर्थिक विकास है तो आर्थिक समृद्धि आएगा, ये जरूरी है, बताएं। आर्थिक विकास रहेगा मैम तो आर्थिक समृद्धि आएगी। आर्थिक विकास है तो आर्थिक समृद्धि आएगी। आप लोगों का क्या मानना है? यस मैम, आर्थिक विकास रहेगा तो समृद्धि आर्थिक विकास है तो आर्थिक समृद्धि आएगी, कैसे? एक्सप्लेन करेंगे कैसे? मैम जैसे कि गुणात्मक परिवर्तन है, जैसे कि जब मतलब सामाजिक वो बढ़ेगा और फिर आर्थिक रूप में मतलब प्रगतिशील नया नया नवाचार आएगा, मतलब अपना वो परिवर्तन बदलेंगे तो उससे हम आर्थिक समृद्धि आएगी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यानी कि आर्थिक समृद्धि परिमाणात्मक परिवर्तन है, परिमाण में परिवर्तन हो रहा है, आप उसकी गणना कर सकते हैं, लेकिन आर्थिक विकास क्वालिटी में परिवर्तन को कहा जाता है, गुणवत्ता मतलब परिमाण के साथ साथ क्वालिटी को भी लेगा, ये दोनों को समाहित किए हुए हैं। तो अगर अब जैसे एग्जांपल, पहले के टाइम में बहुत सारे जो लोग होते थे ना, पुराने सोच के लोग, जिनके पास बहुत प्रॉपर्टी होती थी, पैसे खूब होते थे, वो बहुत अमीर होते थे, लेकिन वो क्या होते थे? मितव्ययी होते थे। मितव्ययी को शुद्ध भाषा मतलब जनरली लोग क्या कहते हैं? कंजूस। तो ऐसे लोग जिनके पास बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत धन है, बहुत संपत्ति है, लेकिन वो मितव्ययी है, वो शिक्षा पे बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते, स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते, या अपनी लिविंग स्टैंडर्ड के ऊपर ज़्यादा पैसा नहीं खर्चा करना चाहते, वो बस पैसे को इकट्ठा करके रखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं या फील करना चाहते जो भी। तो ऐसे लोगों के यहाँ अगर बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी जाएगी, अच्छे स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दी जाएंगी, अच्छा खाने पीने का संसाधन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, तो क्या उनका मानसिक शारीरिक विकास होगा? नहीं होगा। वो बिना पढ़े लिखे, कम शारीरिक दिमाग के डेवलप व्यक्ति रहेंगे। और अगर कोई परिवार ऐसा है जहाँ पे पैसा तो है, पैसे के साथ साथ वहाँ पे लोगों की पढ़ाई पे, लोगों के स्वास्थ्य पे, लोगों के अच्छे भोजन पर ध्यान दिया जाता है, अच्छी शिक्षा है, वहाँ पे स्वास्थ्य की हर चीज़ की उपलब्धता है, तो ऐसे घरों में के बच्चे क्या होंगे? मानसिक और शारीरिक रूप से ज़्यादा बेहतर होंगे अपेक्षाकृत ऐसे घरों के बच्चों की जिनके स्वास्थ्य और शिक्षा पे और खान पान पे ध्यान नहीं दिया गया। तो एक व्यक्ति जो अमीर है, जिसके घर में बहुत पैसा है, उसके घर के बच्चों को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य और बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया गया, खान पीन पे, तो वो वही के वही रहेंगे, उनका मानसिक और शारीरिक ग्रोथ उतना अच्छा नहीं होगा। वो जो धन है उसी को खर्चा करने में ही दिमाग लगाएंगे कि कैसे मम्मी पापा से पैसे निकलवाएं और फिर अपनी ज़रूरतें पूरा करें। लेकिन वहीं दूसरे परिवार के जो बच्चे हैं, जिनकी पढ़ाई पर और बाकी चीज़ों पर ध्यान दिया गया, एक टाइम के पास वो मानसिक और शारीरिक रूप से इस योग्य होंगे कि वो खुद अर्न करेंगे, खुद कमाएंगे और उस कमाई से भी अपने माँ बाप को पैसे देंगे, अपनी ज़रूरतों को भी पूरा करेंगे और कुछ और लोगों की मदद भी करेंगे। तो अगर वो भी कमाने लगे तो आर्थिक ग्रोथ क्या हुआ? बढ़ गया। ग्रोथ तो पहले था सिर्फ पिताजी कमा रहे थे, अब उनके बच्चे भी कमाने लगे, तो आर्थिक ग्रोथ बढ़ गया। यानी कि विकास के साथ साथ ग्रोथ आएगा, ये निश्चित है, क्योंकि बच्चों ने पढ़ा है, योग्य है, तो निश्चित वो कुछ ना कुछ करेंगे और पैसे अर्न करेंगे। तो निश्चित है कि विकास है तो समृद्धि आएगी, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन समृद्धि है, अब विकास आएगा क्या? नहीं, क्योंकि उनका मानसिक शारीरिक विकास हुआ ही नहीं। वो आगे बढ़ने के बजाय जो है उसी को क्या करेंगे? बेच खाएंगे और फिर वो धीरे धीरे गरीब हो जाएगा। या आपने देखा हमारा पुराने टाइम में जो बहुत अमीर रहते हैं, फिर वो धीरे धीरे गरीब हो जाते हैं, और जो गरीब रहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, वो एक टाइम के बाद अमीर हो जाते हैं। आपने ये चीज़ देखा होगा अपने घरों में। तो ये होता है ग्रोथ और विकास। अगर विकास है तो ग्रोथ आएगा, ये निश्चित है, लेकिन ग्रोथ है तो विकास आएगा, ये निश्चित नहीं है। इसीलिए बहुत सारे कंट्रीज जो शुरू में अमीर होने की ख्वाहिश कर रहे थे, वो अमीर तो हो गए लेकिन फिर गरीब हो गए। लेकिन बहुत सारे देश जो अमीर के साथ साथ अपने विकास पर ध्यान दे रहे थे, वो छोटी छोटी कंट्रीज बहुत आगे निकल गई। बात समझ आ गया? जैसे हमारे यहाँ बहुत अमीर थी, नवाब पूरी मतलब सोने की थाली, सोने का गिलास, सोने का लोटा जो भी था, सब हम लोग सोने के बर्तन में खाते, सोने चांदी के बर्तन ही होते थे लोगों के घर में। और कितना भी गरीब हो, ऊपर से नीचे तक सोने से ढका रहता था, महिला हो या पुरुष गहने पहनते, यहाँ तक कि जानवरों को भी गहने पहनाए जाते थे। हमारे यहाँ तो घरों और मंदिरों में भी सोना चांदी ही जला रहता था। यानी कि हमारे पास खूब अमीरी थी, लेकिन हमने एक बना दिया बड़ व्यवस्था। कुछ लोग
लेकिन क्या हुआ, मानसिक शारीरिक विकास नहीं हुआ, युद्ध करने योग्य नहीं हमने बनने दिया। तो कम छोटी छोटी मात्रा में लोग विदेशों से आए, आक्रमण किए और लूट के ले गए। मोहम्मद गजनवी ने कितनी बार आक्रमण किया भारत पर? 17 बार। 17 बार आक्रमण किया। और जो उसने आक्रमण किया था सोमनाथ पे मंदिर लूटा था, उसके बाद वो 5 साल तक अपने यहाँ टैक्स फ्री कर दिया और आराम से बैठ के खाया। और सोचिए इतना पैसा ले गया, अपने यहाँ 5 साल टैक्स फ्री करके रखा, उसने जनता से कोई पैसा नहीं लिया और आराम से खाया। अगर आपके पास वो विकास होता, यानी कि ग्रोथ तो खूब था आपके पास, एक व्यक्ति ले गया अपने यहाँ 5 साल देश में, उसके पैसे टैक्स नहीं लगाना पड़ा, लेकिन आपके पास इतनी बुद्धि नहीं थी या इतना आपके मानसिक विकास नहीं था कि हम सभी लोग हथियार चलाना सीख लें, किसी विदेशी को अपनी सीमा के अंदर एंट्री ना करने दें। आप देखते रहेंगे क्योंकि कुछ ही लोगों का अधिकार है, वही हथियार चलाएंगे, बाकियों को चलाने नहीं दिया जाता, ना ही उन्हें उस लायक बनाया जाता कि वो चला सके। तो हम अमीर तो बहुत थे, ग्रोथ तो था, लेकिन विकास हुआ क्या? बारी बारी से लूटे और फिर आके गुलाम बनाया और चाबुक मार मार के जितना था सारा संपत्ति ले गए। सारा अंग्रेजों ने तो पूरी तरह से एक तरीके से विदाउट वस्त्र और विदाउट फूड करके छोड़ा। हालत इतनी खराब कर दी, जहाँ इतनी अमीरी थी कि हर कोई नवाबों की ज़िंदगी जीता था, वहाँ कितनी गरीबी आई। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ पे ध्यान दिया, हमने अपने विकास पर ध्यान नहीं दिया। अगर वहीं हर चारों वर्णों के लोगों को पढ़ने का अधिकार होता, हथियार चलाने का अधिकार होता, तो क्या मजाल था कि भारत में कोई घुस के आक्रमण करके लूट ले जाता? या क्या अंग्रेजों का मजाल था कि 200 वर्षों तक हमारा इतना शोषण कर लेते? नहीं कर पाते। तो एक तो आपका देश इस बात का एग्जाम्पल है कि हमारे पास समृद्धि तो बहुत थी, लेकिन डेवलपमेंट नहीं था। अब डेवलपमेंट आ रहा है, अब हर वर्ग के लोगों को पढ़ने का अधिकार मिल रहा है, महिलाओं को काम करने का अधिकार मिल रहा है, निम्न वर्ग के लोग भी अब उठ रहे हैं। तो आप देखिए धीरे धीरे हम क्या करें, विकास करें, और जब विकास करेंगे तो एक ना एक दिन फिर से ग्रोथ आएगा। बात समझ में आ गया? तो अच्छे से समझ में आया होगा क्योंकि उसको आपने झेला है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हर सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेट होता है, उस सब्जेक्ट को इसमें, इस सब्जेक्ट को उससे अगर कनेक्ट करके पढ़ेंगे ना तो सारे तैयार हो जाएंगे और माइंड में बर्डन भी नहीं पड़ेगा। आपका सब हिस्ट्री भी तैयार, ज्योग्राफी भी तैयार, पॉलिटी भी तैयार, इकोनॉमी भी तैयार, सब तैयार, और आप कोई बर्डन भी नहीं, और आसानी से याद और भूलेगा कि समृद्धि क्या है, विकास क्या है, सतत विकास क्या है। ये ना हो कि इन्वायरमेंट में पढ़ा था, इकोनॉमी में नहीं जाते या पॉलिटी में नहीं जाते। हर कहीं सतत विकास होना चाहिए। अगर हर कहीं आप सतत विकास नहीं करेंगे तो वो चीज़ फिर आगे नहीं बढ़ेगी, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो या कोई भी विषय। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो आपने हेडिंग डाला आर्थिक विकास, इसमें आपने लिखा कि इसमें हम गुणात्मक परिवर्तनों को और मानवीय सरोकारों को शामिल कर रहे हैं। आगे पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। आर्थिक समृद्धि को आर्थिक विकास के एक भाग के रूप में देखा जाता है। आर्थिक समृद्धि को आर्थिक विकास के आर्थिक समृद्धि को आर्थिक विकास के एक भाग के रूप में देखा जाता है। आर्थिक समृद्धि को आर्थिक विकास के एक भाग के रूप में देखा जाता है। उसी का एक भाग है समृद्धि। समृद्धि आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि को आर्थिक विकास के एक भाग के रूप में देखा जाता है। आर्थिक विकास की धारणा आर्थिक समृद्धि की धारणा से अधिक व्यापक है। आर्थिक विकास की धारणा आर्थिक समृद्धि की धारणा से अधिक व्यापक है। आर्थिक विकास की धारणा आर्थिक समृद्धि की धारणा से अधिक व्यापक है। जहां आर्थिक समृद्धि परिमाणात्मक परिवर्तन से संबंधित है, जहां आर्थिक समृद्धि परिमाणात्मक परिवर्तन से संबंधित है, वहीं आर्थिक विकास परिमाणात्मक तथा गुणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन से संबंधित है। परिमाणात्मक तथा गुणात्मक दोनों
क्या अब इसको और भी ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है? यानी कि आपका जो आर्थिक विकास है इसमें आपका परिमाणात्मक परिवर्तन आएगा, वृद्धि होगा, परिमाण में वृद्धि होगा, यानी कि आप थोड़े से ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, लेकिन आपके जो विकास है इसमें गुणात्मक परिवर्तन आएगा। आपके मानसिक स्तर में कितना बढ़िया और ज़्यादा परिवर्तन आया, आपके शारीरिक विकास में कितना ज़्यादा परिवर्तन आया, आपके यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं में कितना अच्छा परिवर्तन आया, शिक्षा में कितना अच्छा विकास हुआ, लिविंग स्टैंडर्ड आपका कितना बढ़िया हुआ है। यानी कि परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक कितना परिवर्तन आया है उसको हम क्या करते हैं, विकास में लेते हैं। तो जब देश आज़ाद हुआ या जो भी कंट्रीज आज़ाद हुए वो सब लोग शुरू में ग्रोथ के पीछे भाग रहे थे कि पहले हमारे यहाँ क्या ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, अमीरी आनी चाहिए। फिर लोगों को समझ में आया कि ग्रोथ ज़्यादा दिनों तक टिकाऊ नहीं रहेगा। अगर ग्रोथ को लंबे समय तक टिकाऊ बनाए रखना है तो किस पर चलना होगा, विकास पे ध्यान देना होगा। यानी कि परिवार के शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके खान पान पर भी ध्यान देना होगा, उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़िया करना होगा। फिर धीरे धीरे उन्होंने जब ग्रोथ के बाद विकास की तरफ आगे बढ़े तो समझ में आया कि सिर्फ विकास भी जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है, धारणीय विकास, सतत विकास। क्योंकि आपको मैंने बताया कि ग्रोथ हमेशा नहीं रहेगा अगर आपने विकास को शामिल नहीं किया, और विकास भी हमेशा नहीं रहेगा अगर आपने सतत विकास पर ध्यान नहीं दिया। यानी कि ग्रोथ किया, अमीर हो गए, फिर आपने सोचा विकास कर लेते हैं और आपने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, स्वास्थ्य हर चीज़ की सुविधाएं दी, और उस देश के नागरिक या देश सरकार को ले लेते हैं कि सरकार ने अच्छी स्वास्थ्य की, अच्छी शिक्षा की, अच्छे खान पान की, हर चीज़ की सुविधा दी और नागरिक अच्छे तरीके से डेवलप हुए मानसिक और शारीरिक रूप से। अब वो अपने कार्यों के द्वारा और भी ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन अगर वो धारणीय ग्रोथ नहीं कर रहे हैं या धारणीय विकास नहीं कर रहे हैं तो उनका विकास एक टाइम के बाद रुक जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है मिट्टी हो, पानी हो, हवा हो या कोई अन्य संसाधन, सबकी एक क्षमता होती है, धारण करने की एक क्षमता होती है। एक क्षमता के बाद वो फिर जो चीज़ें होती है ना उसको एब्जॉर्ब नहीं करते या एब्जॉर्ब करने से इनकार कर देते, फिर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। जैसे आप सभी को पता होगा अगर आप एक लिमिटेड मात्रा में पॉल्यूशन करें तो धरती के अंदर वो क्षमता है कि वो अपनी हवा को रिफ्रेश कर सकती है। या कोयले और पेट्रोलियम इनका अगर आप सही तरीके से यूज करें तो धरती के अंदर वो क्वालिटी है कि वो पेट्रोलियम और कोयला बनाती रहेगी, लेकिन ये एक वर्ष में नहीं होता, इसको करने में करोड़ों वर्ष का समय लगता है। चाहे पेट्रोलियम हो, कोयला हो, जो भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं, सोना हो, चांदी हो, तांबा हो, आप सभी को पता है सब नेचर के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन इनको बनने में करोड़ों सैकड़ों वर्ष लगते हैं। आप उतना जब समय देंगे तब जाके पृथ्वी इसको जनरेट कर पाएगी, बना पाएगी, लेकिन अगर आप उसको समय नहीं देंगे और जितना है सब निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो जब उस पर आप धीरे धीरे उसका इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए दूसरे विकल्प ढूंढेंगे और उसको संरक्षित करेंगे, तभी धरती आपको हमेशा वो खनिज पदार्थ दे पाएगी। ऐसे हवा, अगर हवा में आप पॉल्यूशन पहले भी होता था, ऐसा नहीं कि सिर्फ आज हो रहा है, पहले भी देखिए लोग सब लोग खाना लकड़ी के ईंधन का उपयोग करके बनाते थे, अलाव लकड़ी से ही मतलब करते थे, ट्रेन वगैरह कोयले से ही चलता था, जो भी काम ईंट भट्टे जो भी थे सब में लकड़ियाँ यूज होती थी, लेकिन तब इतनी मात्रा में पोल्यूशन नहीं किया जाता था कि हवा उसको अब्जॉर्ब कर पाए। अब जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि पोल्यूशन के सोर्सेज हम बढ़ाते जा रहे हैं, गाड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं, कारखाने बढ़ते जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम रुकने का नाम नहीं ले रहा है, पोल्यूशन हर जगह हो रहा है, लेकिन अब्जॉर्ब करने का जो स्रोत यानी कि पेड़ पौधे, वो हम क्या कर रहे हैं, उसको काटते जा रहे हैं। अगर आप एक तरफ पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं तो दूसरी तरफ उसको कम करने वाले जो सोर्सेज हैं उसको भी बढ़ाइए, या जितना है कम से कम उतना तो रहने दीजिए। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, रोड चौड़ा करने के नाम पे रोड के किनारे के सारे पुराने जो वृक्ष थे वो हमने काट दिए, खेत को बड़ा करने के लिए अब जितने बाग बगीचे थे उन सबको हमने काट दिए हैं। अब तो जंगल भी नहीं बच रहे हैं, जो जंगल के क्षेत्र थे वो भी समाप्त हो रहे हैं। जब आप पर्यावरण पढ़ेंगे फिर आप उसमें वन रिपोर्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा हर 2 साल पे वन रिपोर्ट आता है, पॉइंट में हमारे यहाँ वनों की बढ़ोतरी होती है, पॉइंट में बढ़ोतरी होती है, मतलब 0 के बाद पॉइंट में बढ़ोतरी होती है, एक अंक भी नहीं बढ़ता।
और पोल्यूशन हर साल हम कितना बढ़ा रहे हैं, 2 साल में तो हम पोल्यूशन कितना गुना आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन पेड़ पॉइंट भी नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो हवा को, पानी को, मिट्टी को गुणवत्ता कौन देगा? समस्या तो आएगी ही। यानी कि आप एक तरफ पोल्यूशन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ उसको अब्जॉर्ब करने वाले संसाधन भी तो आपको बनाने चाहिए ताकि वो बैलेंस करें, लेकिन आप बैलेंस नहीं कर रहे हैं, अंधाधुंध से गलत चीज़ कर रहे हैं, सही कदम आप नहीं उठा रहे हैं तो समस्या आता है। इसीलिए पहले ग्रोथ पे ध्यान देने के बाद लोगों को विकास पे ध्यान देना पड़ा और विकास के बाद मुझे समझ में आया कि विकास भी हमेशा नहीं रहेगा अगर हम टिकाऊ विकास की तरफ अग्रसर नहीं होंगे। बात समझ में आया? किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, ये बताएं ग्रोथ और विकास में कौन अल्पकालिक समय का है और कौन दीर्घकालिक समय का है? समृद्धि अल्पकालिक और विकास जो है समृद्धि अल्पकाल में आ जाएगा, लेकिन विकास दीर्घकाल में आता है। ठीक, नेक्स्ट बताइएगा कौन सा इसमें से संकीर्ण अवधारणा है और किसकी व्यापक अवधारणा है? ग्रोथ और डेवलपमेंट में विकास के व्यापक है क्योंकि उसमें गुणात्मक भी है। ग्रोथ संकीर्ण है और विकास व्यापक अवधारणा है। ठीक, नेक्स्ट बताइएगा प्रति व्यक्ति आय और नेशनल इनकम को किसमें रखते हैं, ग्रोथ में या विकास में? प्रति व्यक्ति आय समृद्धि में रखते हैं। समृद्धि में रखते हैं यानी कि ग्रोथ में रखते हैं। और अगर जीवन की गुणवत्ता में जो है उत्थान हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है तो क्या माना जाएगा? ये में विकास माना जाएगा, वो डेवलपमेंट माना जाएगा। सही है। नेक्स्ट हेडिंग लीजिएगा आर्थिक विकास विहीन आर्थिक समृद्धि। आर्थिक विकास विहीन आर्थिक समृद्धि। अगर आप आर्थिक विकास पे ध्यान नहीं देते हैं और सिर्फ आर्थिक समृद्धि लेके आते हैं तो क्या क्या समस्या होगी? आर्थिक विकास विहीन आर्थिक समृद्धि। आर्थिक विकास विहीन आर्थिक समृद्धि हेडिंग, इसमें पहला हेडिंग कीजिएगा असमानता। असमानता आर्थिक विकास विहीन आर्थिक समृद्धि में नोट कीजिएगा पहला हेडिंग आर्थिक क्या होगा? असमानता। मतलब समझ जाएंगे। अगर हम सिर्फ आर्थिक ग्रोथ पे ही ध्यान दे रहे हैं तो जो अमीर है वो और अमीर होता जाएगा और जो गरीब है वो गरीब का गरीब ही रहेगा, क्योंकि वो अपने आर्थिक विकास पे अगर ध्यान नहीं देगा, बच्चों को नहीं पढ़ाएगा, स्वास्थ्य के ध्यान नहीं देगा, खान पान पे ध्यान नहीं देगा, शारीरिक और मानसिक विकास नहीं होगा तो वो क्या ग्रोथ नहीं करेंगे, वो आगे नहीं बढ़ेंगे, तो वैसे के वैसे ही रहेंगे। जो अमीर है जिस वक्त पैसा है वो पैसे वाला ही है और जो गरीब है वो गरीब ही है, परिवर्तन ज़्यादा नहीं आएगा। तो असमानता व्याप्त रहेगा कि नहीं समाज में? पहले टाइम में था कि नहीं, एक राजा होता था तो बाकी सब गरीब प्रजा होते थे, तो कितनी असमानता, जितना पूरे साम्राज्य में संपत्ति सारी प्रजा के पास है उतना अकेले किसके पास होता था? राजा के पास होता था। तो समृद्धि थी लेकिन विकास नहीं था। और अगर आर्थिक विकास नहीं है, सिर्फ समृद्धि है, तो कैसी समृद्धि होगी? असमान समृद्धि होगी, वहाँ समानता देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है आपका पर्यावरणीय समस्याएं। पर्यावरणीय समस्याएं, पर्यावरणीय समस्याएं यानी अगर हम ग्रोथ के पीछे भाग रहे हैं, सिर्फ अमीर 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 होने की लालच में हम दौड़ रहे हैं, तो पर्यावरण को नुकसान होगा कि नहीं? क्योंकि पर्यावरण आप विकास में क्या ध्यान देते हैं कि बाकी गुणवत्ता भी मेंटेन रहे, लेकिन ग्रोथ में क्या देखते हैं आप? सिर्फ क्वालिटी को, मतलब सिर्फ क्वांटिटी मतलब कितना ज़्यादा मात्रा में बढ़ोतरी हो, क्वालिटी पे आपका ध्यान नहीं जाता, तो पर्यावरण को नुकसान होगा कि नहीं? समस्याएं आएंगी कि नहीं? आएंगी समस्याएं। तो इसलिए पर्यावरणीय समस्या भी उत्पन्न होता है ग्रोथ से। नेक्स्ट है आपका भ्रष्टाचार, करप्शन। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार बताएं भ्रष्टाचार बढ़ेगा कि नहीं? अगर आपको पढ़ाया लिखाया नहीं गया, अच्छा इंसान नहीं बनाया गया, आपकी सोच डेवलप नहीं हुई, आपको बस पैसा 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 चाहिए,
तो आप क्या करेंगे, जिस भी पोस्ट पे रहेंगे वहाँ क्या करेंगे, करप्शन करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, तो आप विकास नहीं करेंगे, सिर्फ आप पैसा इकट्ठा करने का काम करेंगे। लेकिन अगर आपने पढ़ाई लिखाई की है और आपका जो मानसिक स्तर है वो अच्छा है, विचार आपके अच्छे हैं, तो आप क्या करेंगे, विकास पर भी ध्यान देंगे। सिर्फ जितना मतलब जो भी आपको पैसे मिलेंगे आप उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, उससे कुछ अच्छा काम भी करेंगे ताकि लोगों का भी विकास हो सके। इसलिए कहा जाता है ना कि अभी नए लोगों को आने देना चाहिए हर जगह, क्योंकि नए जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कुछ बेहतर करेंगे। पुराने ज़माने के जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो अपनी पुरानी सोच के तरीके से ही काम करते हैं, ऐसे लोगों को अब कहा जाता है ना कि राजनीति से अन्य जगहों से हटा देना चाहिए। जब नए लोग आएंगे, पढ़े लिखे लोग आएंगे, समझदार लोग आएंगे, तो कुछ नया परिवर्तन लाएंगे। रीज़न क्यों? क्योंकि वो सिर्फ ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं, काला धन इकट्ठा कर रहे हैं। और जब आएंगे पढ़े लिखे समझदार लोग, जिन्होंने समस्याओं को झेला है, जो जानते हैं कि क्या करने से बेहतर हो सकता है, तो क्या होगा, विकास होगा। बात समझ में आया ना? नेक्स्ट हेडिंग कीजिएगा। अर्थव्यवस्था में उत्पादन का बढ़ना एवं उपभोग का स्थिर रहना। अर्थव्यवस्था में उत्पादन का बढ़ना एवं उपभोग का स्थिर रहना। अगर विकास नहीं है, सिर्फ समृद्धि है, तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन तो बढ़ेगा लेकिन उपभोग नहीं बढ़ेगा। यानी आप अमीर तो रहेंगे लेकिन ना आप शिक्षा पे उपयोग करेंगे, ना स्वास्थ्य पे उपयोग करेंगे, ना खान पान पे उपयोग करेंगे। तो उत्पादन तो कर रहे हैं, पैसा उठा उठा के रख रहे हैं, उसको कहीं यूज नहीं कर रहे, बच्चों के ऊपर, परिवार के ऊपर खर्चा नहीं कर रहे हैं। तो क्या उत्पादन तो बढ़ रहा है लेकिन उपभोग नहीं बढ़ रहा है। अगर विकास के बिना समृद्धि होगी तो ये चीज़ देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, अनेक सामाजिक समस्याओं एवं कुरीतियों को बढ़ावा देना। अनेक सामाजिक समस्याओं एवं कुरीतियों को बढ़ावा देना। अनेक सामाजिक समस्याओं एवं कुरीतियों को बढ़ावा देना। यानी अगर आप विकास पे ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ ग्रोथ पे ध्यान देंगे, तो सामाजिक समस्याएं कुरीतियाँ आएंगी कि नहीं? पहले भी आएंगे, अभी भी तो खुद थी भारत में, लेकिन कुरीतियाँ भी थी, सामाजिक समस्याएं भी थी। बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा, सती प्रथा, शिशुवध, दास प्रथा, वर्ण व्यवस्था, ऐसे बहुत सारी कुरीतियाँ थी ना। अमीरी के साथ साथ कुरीतियाँ थी, क्योंकि विकास नहीं हो रहा था लोगों का, क्योंकि सभी को पढ़ने का अधिकार नहीं था, क्योंकि हर किसी को समाज में जीने का एक तरीके से अधिकार नहीं था, तो सीखने समझने का भी अधिकार नहीं मिल रहा, उनके दिमाग का विकास नहीं हो रहा। अगर आप किसी भी देश के परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले वहाँ पे अच्छी शिक्षा, अच्छे माहौल की व्यवस्था कीजिए, अच्छे सोचने समझने वाले प्राणियों को डेवलप कीजिए, स्किल डेवलप कीजिए उनके अंदर, तब जा करके आपका परिवार या देश ग्रोथ करेगा या आगे बढ़ेगा। लेकिन हम अगर आप सिर्फ ग्रोथ पे ध्यान दे रहे कि बस अमीरी अमीरी आए हमारे यहाँ, लोग पढ़े लिखे ना, लोगों की सोचने समझने की क्षमता ना बढ़े, अच्छे इंसान ना बने, तर्क ना करे, तो फिर क्या होगा, समस्या उत्पन्न होगा ना। तो कुरीतियाँ, रूढ़ियाँ कहाँ होती हैं? जहाँ ग्रोथ होता है लेकिन विकास नहीं होता। और कुरीतियाँ, रूढ़ियाँ कहाँ नहीं होंगी? जहाँ विकास होगा, जहाँ लोग मानसिक रूप से सोचने समझने की क्षमता रखेंगे, जहाँ पता होगा कि ये गलत है, ये सही नहीं है। जैसे आप देखेंगे हमारे इंडिया में ही मैदानी बेल्ट में ज़्यादा आपको अंधविश्वास, कुरीतियाँ देखने को मिलेंगी, लेकिन आप जब नगरों में जाएंगे, साउथ में जाएंगे, तो वहाँ पे इतना देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन यहाँ से ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि ईसाई मिशनरियाँ वगैरह जो आई थी वो पहले दक्षिण में आई थी, और एजुकेशन वगैरह वहाँ का हमसे ज़्यादा बेहतर हो चुका है। तो लोग वहाँ पे अभी देखिए, गाँव जादू टोना भूत जैसी बातें कहाँ होती है? गाँव में होती है। शहरों में किसी को भूत पकड़ता है क्या? नहीं, कोई भूत की बात करता है यहाँ? नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे लोगों का विकास नहीं हुआ है। गांव में लोगों का क्या होता है? विकास नहीं होता। ग्रोथ तो रहता है, खाने पीने की व्यवस्था, पहनने की, घर सबके पास, खेती बाड़ी सबके पास होगा, लेकिन मानसिक रूप से वो विकास उनका नहीं हुआ रहता। ग्रोथ हुआ रहता है, विकास नहीं हुआ रहता, इसलिए जादू भी लगेगा उनको, टोना भी लगेगा और भूत के रुचि। लेकिन शहरों में आ जाइए, ऐसी कोई समस्या नहीं, बिकॉज लोग यहाँ पे पढ़े हुए हैं, उनके पास भले ही बहुत प्रॉपर्टी घर ना हो, लेकिन मानसिक रूप से वो विकास हुआ रहता है उनका। चलिए, बात समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन IAS 2018, IAS 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। IAS के क्वेश्चन बहुत ध्यान से, सब्र के साथ सुनना होता है, सोचना होता है और फिर उत्तर देना होता है। तो सुनिएगा। निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक GDP की वृद्धि आर्थिक विकास की ऊंची दर का संकेत नहीं करती।
मुझे पता है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ क्वेश्चन बहुत आसान है। ये कह रहा है निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएमपी की वृद्धि, यानी कि शुद्ध रूप से अच्छी तरीके से किसी भी देश का राष्ट्रीय मतलब जो सकल घरेलू उत्पाद है, कहना है कि उसमें वृद्धि की ऊंची दर का संकेत नहीं करती। कौन सा ऐसा कंडीशन होगा जब आप बता पाएंगे इस देश में शुद्ध रूप से सही तरीके से राष्ट्रीय जो मतलब वृद्धि है, समृद्धि है, वो नहीं हो सकती या नहीं बढ़ सकती। कौन सा कंडीशन देखने के बाद आप इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे? पहला ऑप्शन औद्योगिक उत्पादन कृषि उत्पादन के साथ साथ बढ़ने में विफल रह जाता है, तब। दूसरा, कृषि उत्पादन औद्योगिक उत्पादन के साथ साथ बढ़ने में विफल रह जाता है, तब। और तीसरा, निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि होती है, तब। और चौथा, निर्यातों की अपेक्षा आयात तेजी से बढ़ते हैं, तब। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रही हूँ। किसी भी देश में कौन सी परिस्थिति या कौन सा कंडीशन देखने के बाद आप कहेंगे किस देश में प्रति व्यक्ति आय और प्रति मतलब जो निरपेक्ष जो शुद्ध राष्ट्रीय आय है उसकी विकास ऊंची नहीं हो सकती, अच्छी नहीं हो सकती, बहुत बढ़िया नहीं हो सकती, क्या अगर होगा उस देश में तो पहला था औद्योगिक उत्पादन कृषि उत्पादन के साथ साथ बढ़ने में विफल रह जाता है। दूसरा, कृषि उत्पादन औद्योगिक उत्पादन के साथ साथ बढ़ने में विफल रह जाता है। तीसरा, निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि होती है। और चौथा, निर्यातों की अपेक्षा आयात तेजी से बढ़ते हैं। तीसरा एकदम आसान है। अगर निर्धनता बढ़ रही, बेरोजगारी बढ़ रही तो क्या वो देश ग्रोथ करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। बाकी चीजें तो अपने आप में अलग है, लेकिन सबसे सॉलिड है तो सभी कारण, सारे कारण हैं, लेकिन उनमें से सबसे सॉलिड कौन सा है आपको ये बताना था। आईएएस के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, आपको सब सही लगेंगे, लेकिन सबसे सही कौन सा है? तीसरा, क्योंकि गरीबी और बेरोजगारी में सब समाहित हो गया। अगर ये बढ़ रहा है तो फिर देश का विकास कहाँ होगा? नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आईएएस 2017 का क्वेश्चन है और आपका बड़ा हुआ है। कौन सा कथन सही है? विचार कीजिए। 2 पॉइंट है, कोड की सहायता से उत्तर देना है। पहला पॉइंट है पिछले दशक में, पिछले दशक मतलब पिछले 10 साल, पिछले दशक में भारत के जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कर राजस्व में सतत वृद्धि हुई है। पिछले 10 वर्षों से जो कर आता है मतलब कृषि से जो कर आता है उस राजस्व में सतत रूप से विकास हुआ है पिछले 10 वर्ष में। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है पिछले दशक में भारत के जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे में सतत वृद्धि हुई है। पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या कोई भी सही नहीं? दूसरा सही है। दूसरा एकदम सही है, बहुत अच्छे। क्योंकि आप सभी को पता है हमारा कर राजस्व में हमेशा वृद्धि नहीं होगा, मानसून जलवायु हमेशा समान रहता नहीं है, और अगर सामान नहीं रहेगा तो हर साल वृद्धि कैसे होगा? कभी वृद्धि कभी नुकसान, कभी वृद्धि कभी नुकसान लगा रहेगा। लेकिन राजकोषीय रूप से क्या हुआ है? इसमें वृद्धि हुआ है, घाटा हुआ है। कहीं तो कह रहा है कि जीडीपी प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे में सतत वृद्धि हुई है, क्योंकि कृषि से हमें क्या नुकसान, आपने देखा होगा ना, जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ते जा रहा है और कृषि का कम होता जा रहा है। दूसरा सही, पहला गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आईएएस का है। किसी देश की कर से जीडीपी के अनुपात में कमी क्या सूचित करता है? किसी देश की कर से जीडीपी के अनुपात में कमी क्या सूचित करता है? किसी देश में जीडीपी में कर का जो अनुपात है वो कम हो रहा है, तो ये क्या बता रहा है? पहला, आर्थिक वृद्धि दर धीमी होना। दूसरा, राष्ट्रीय आय का कम सामयिक वितरण। अब बताइए, पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या कोई सही नहीं? बताइए क्या होगा? किसी देश की कर से जीडीपी के अनुपात में कमी क्या सूचित करता है? अगर जीडीपी के अनुपात में कर कम आ रहा है तो क्या सूचित करता है? आर्थिक वृद्धि दर धीमी होना, यानी कि जो आर्थिक वृद्धि है
ये भी है। कम हो रहा है। बिल्कुल सही है, अभी आज ही बताया मैंने आप लोगों को, एकदम सही, पहला सही, दूसरा सही नहीं है। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। आईएएस का क्वेश्चन है, उत्तर टू की सहायता से देना है। पहला, पिछले दशक में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर लगातार बढ़ी है। वास्तविक जीडीपी बताया ना, आधार वर्ष के आधार पे जब जीडीपी निकालेंगे तो वास्तविक जीडीपी, क्या पिछले 10 वर्षों में वास्तविक जीडीपी में बढ़ोतरी हुई है, यानी कि क्या सही है ये? दूसरा, पिछले 10 वर्षों में या दशक में बाजार कीमतों पर यानी कि रुपए में सकल घरेलू उत्पाद में लगातार बढ़ोतरी हुई है। कह रहा है कि वास्तविक उत्पादन में लगातार 10 वर्षों में बढ़ोतरी हुआ, फिर कह रहा है कि मौद्रिक मूल्य में जीडीपी 10 वर्षों में लगातार बढ़ा। दूसरा सही, बहुत अच्छे, आप लोग तो ब्रिलियंट हो गए हैं। बहुत सही, एकदम सही है। यानी कि महंगाई हर साल बढ़ रही है ना, वस्तु और सेवाओं की कभी सस्ती हो रही है ना, नहीं हो रही, महंगी हो रही, हर साल महंगी हो रही। तो जब उनका मौद्रिक मूल्य निकालेंगे तो उसमें हर साल बढ़ोतरी हुई, लेकिन वास्तविक रूप से उत्पादन क्या हर साल वैसे होता है? नहीं। या क्या उत्पादन उस तरह से बढ़ रहा उस रेशियो से? नहीं। तो वास्तविक जीडीपी में पिछले 10 सालों में लगातार बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन मौद्रिक मूल्य में जीडीपी की बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि महंगाई हर साल बढ़ रही है, कभी कम नहीं। बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय, आज का बढ़िया क्वेश्चन है, एक अवधि में आप कौन से पॉइंट से बताएंगे कि ये राष्ट्रीय आय का सबसे बढ़िया मूल्यांकन, मतलब बढ़िया एक्सप्लेन कर रहा है? ध्यान से उत्तर दीजिएगा, आईएएस का है, इतना आसान नहीं होगा। किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय, पहला, नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के बराबर होती है। दूसरा, कुल उपभोग और निवेश व्यय के योग के बराबर होती है। तीसरा, उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होती है। और लास्ट, सभी व्यक्तियों के वैश्विक मूल्य के योग के बराबर होती है। तीसरा, वेरी गुड, बहुत अच्छे, एकदम सही है। मुझे लगा कि पहले भी कंफ्यूज होंगे, लेकिन वहाँ टोटल की बात कर दिया। टोटल हम नहीं लेते, अंतिम लेते, यानी कि पहले तो फंसाया कि नागरिकों के, तो नागरिक तो होती हैं, लेकिन कह दिया कि सभी वस्तु और सेवाओं की कुल टोटल नहीं, अंतिम, हमेशा वस्तु और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को लेंगे, वो भी सिर्फ भारतीयों के द्वारा। तो भारतीय ना लगा के वैसे भी वो सही एक्सप्लेन किया, लेकिन पहले में भारतीय तो लगाया, लेकिन एक्सप्लेन सही से नहीं किया। तो अगर अच्छे से नहीं पढ़े रहेंगे तो आप कहेंगे कि भारतीय द्वारा ही तो होता है, लेकिन वो टोटल की बात कर रहा है, ये भी तो ध्यान देना है, टोटल नहीं होता, लास्ट या अंतिम मौद्रिक मूल्य को भी लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार है और आपका पढ़ा हुआ है, आईएएस में आया हुआ है ये। एक्स देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी। एक्स जैसे होता नहीं, मान लिया एक्स वाई जेड, कुछ नहीं, आप मान लीजिए कि अमेरिका में आर्थिक समृद्धि होगी, कौन से कंडीशन में आप बता सकते हैं? या चीन ले लीजिए, जापान ले लीजिए, या नेपाल ले लीजिए, आप पाकिस्तान ले लीजिए, कोई भी देश ले लीजिए, उस देश पाकिस्तान, चलिए आपके पड़ोसी थी और साथ ही भाई भी हैं, भले ही अलग हो गए, खून का रिश्ता है, जज्बातों का। वैसे सबसे बड़े दुश्मन आप अपने भाइयों को ही बना देते हैं, जिनके साथ बचपन गुजारा होता है, लास्ट में वही सबसे बड़े दुश्मन हो जाते हैं। किस लिए? प्रॉपर्टी की वजह से। पाकिस्तान भी क्यों बड़ा दुश्मन है? और लैंड चाहिए और पैसा चाहिए, तो इसीलिए मान सकते हैं कि वो हमारे सबसे करीब है। तो हमने बात किया कि मान लीजिए पाकिस्तान, वहाँ पे आर्थिक रूप से समृद्धि आएगी किस कंडीशन में? पहला कंडीशन, विश्व अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति होगी। विश्व अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति होगी तो क्या पाकिस्तान में आर्थिक समृद्धि आएगी? दूसरा, एक्स में जनसंख्या वृद्धि होगी, अगर पाकिस्तान में खूब जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या वहाँ पे आएगी आर्थिक समृद्धि? नेक्स्ट, विश्व अर्थव्यवस्था में व्यापार की मात्रा बढ़ती है, विश्व अर्थव्यवस्था में व्यापार की मात्रा बढ़ती है। और लास्ट, पाकिस्तान में पूंजी निर्माण होता है। तीसरा विश्व अर्थव्यवस्था में जब व्यापार पूंजी निर्माण तभी करेंगे जब उनके पास तकनीक आएगी, नया है ना। हो गए कंफ्यूज, पढ़ाया है और मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन आया है, फिर भी आप लोग कंफ्यूज। पूंजी निर्माण होगा तभी आर्थिक विकास होगा, यही सही है।
किसी भी देश में जब पूंजी का निर्माण होगा तो अर्थव्यवस्था विश्व में भी ग्रोथ करेगी, व्यापार भी बढ़ेगा, अपने देश में भी सब चीज़ होगा। मेन क्या है? पूंजी का निर्माण। अगर पूंजी का निर्माण नहीं होगा तो निर्यात कैसे करेंगे या आयात कैसे करेंगे या अपने देश को बैलेंस कैसे करेंगे? तो IAS का क्वेश्चन। और मैंने कहा भी था, अभी मैंने लिखवाया इसको कल ही लिखवाया ना, राष्ट्रीय इनकम कब बढ़ेगा? जब पूंजी का निर्माण होगा। मैंने कहा था ये IAS में आया क्वेश्चन है। तो इसीलिए ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में ये चुप हो जाती है और बाद में लगता है ये तो पढ़ा होगा। तो नेशनल इनकम खत्म हो गया, समझ में आया? अगर कोई समस्या हुई होगी तो कल फिर मिलेंगे और फिर नया चैप्टर शुरू